Hello guys, welcome to my channel and today we are gonna do the most awaited video, the करंट अफेयर्स सेशन एंड करंट अफेयर्स का मैं बता देती हूँ जल्दी से। करंट अफेयर्स ऐसे आएगा कि जैसे कि जनवरी का फर्स्ट वीक का मैंने सोचा था डाल दूंगी, बट क्योंकि अब फर्स्ट वीक से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि आज 11th है तो 11th जनवरी को ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो 1 तारीख से लेकर मैंने 10 तारीख तक का इसमें सारा करंट अफेयर, जिसमें पीआईबी और फिर जनरल जितने करंट अफेयर्स जो मुझे लगा कि हाँ नीडेड है, मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया। सो द वीडियो इज गोना बी अ लिटिल बिट लार्ज बिकॉज आई एम गोना एक्सप्लेन यू हाउ टू रीड स्कीम्स, हाउ टू रीड करंट अफेयर, क्योंकि ऊपर ऊपर नहीं समझ में आएगा। और इसका मैं पूरा एग्जाम्पल भी दूंगी। जिसको प्रिपरेशन है वेरी नाइस, बट नॉट एवरीबडी हैज लर्न एवरीथिंग, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्सो हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और सॉरी इकोनॉमिक्स में हमने हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया। इनफैक्ट हमने जीडीपी के सारे फैक्टर्स, एनडीपी और नेशनल इनकम को भी कंप्लीट कर लिया है। फाइनेंस में भी हमने बैंकिंग और उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो आरबीआई पे लेके आएंगे, और इकोनॉमिक्स का भी मैं देख लेती हूँ किस पे लाना है, ठीक है। तो इससे हमारा 1 वीक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल उसको ध्यान दो, रिवाइज करो। एंड जब हम स्टैट्स कंप्लीट कर लेंगे, आई हैव सीन मेनी वाईटी चैनल सेइंग कि स्टैट्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए, पर हाँ मेंस के लिए होता है। बट यू नो ऑल दिस इज रबिश। आई यूज्ड टू बिलीव दिस थिंग्स टू कि चलो ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा। ऑब्वियसली मे बी 3 महीने पढ़ के निकल भी सकता है प्री, लेकिन अगेंस्ट मेंस आपका किसी शर्त पे नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस में आपको मैक्स 1 महीना मिलता है। 1 महीना में सारा थ्योरी कवर करना for a person like me it is impossible. I don't know about you, if you guys can complete it, very nice for you, but me personally I can't। तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा कुछ कमेंट भी नहीं करना है। ऑल्सो आई वांट से यू वन थिंग कि अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 पे वीडियो बनाई थी और वो लिटरली 1.5 घंटे की है। दैट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वो देख के नेशनल इनकम नहीं समझ में आएगा, आई पर्सनली थिंक दैट फिर कोई वीडियो देख नहीं समझ आ सकता है। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट। बेसिकली पहली न्यूज को देख लेते हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर के बारे में है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, हाँ ऑल्सो वन मोर थिंग, पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पे एक एक सारे के सारे इंक्लूडिंग दिस ये भी चला जाएगा। और आपको पता है कि मैं पीडीएफ बिल्कुल गेट कीप नहीं करती। मेरी वीडियो अगर मतलब डिलीवर होने में अगर लेट भी होगा तो भी मैं पीडीएफ टाइमली दे दूंगी। वीडियो से क्या होगा कि आप एक एक को समझ पाओगे, पर अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो पीडीएफ मैं तो दे ही दूंगी। चलो, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एमओजेएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये देता ही नहीं है, ये दे देता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एमओजेएस ने लॉन्च क्या किया है, जल सेवा आंकलन। ये ग्राम पंचायत लेड ड्रिंकिंग वाटर सर्विस है। 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि ये ज्यादा घिच पिच ना हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सर्विस है इसका ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया है, जल जीवन पोर्टल पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विस और सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया गया है जल सेवा आकलन। कहाँ लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन के थ्रू लॉन्च किया, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं। इट इज ए कम्युनिटी सेल्फ ओन सेल्फ असेसमेंट, द इनिशिएटिव शिफ्ट द फोकस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सस्टेन सर्विस डिलीवरी, प्लेसिंग ग्राम पंचायत एंड विलेज इंस्टीट्यूशन एज द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन हर घर जल विलेजेस। ये सरकार का टारगेट है। तो बस कहने का यही मतलब है कि अब लोगों को सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं और आप सर्विस का फायदा उठाइए। ये कहा जा रहा है कि ये सर्विस अब आपका है, आप इसको हैंडल भी कीजिए, ताकि लोग सोशल इंक्लूजन से वाकिफ हो। दूसरा न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन टू डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ ₹4,066 करोड़। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यहाँ दो परचेज क्या है, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स, यानी कि गन्स है ये बैरल वाली, और ये क्या कहते हैं, हेवी वेट टॉर्पीडोस इंडियन नेवी के लिए। तो बहुत ज्यादा अमाउंट का दो सामान खरीदा था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। वडोदरा डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू इंडिजीनियस कवच 4.0 सिस्टम लॉन्च किया गया। क्यों, ताकि प्रिवेंट कर सके सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ठीक है, स्पैड।
तो ये इसमें मैंने कवर किया है क्योंकि मैंने किसी 1 साल के आरबीआई के पेपर को देखा है जिसमें रेलवे का कुछ लॉन्च हुआ था और उन्होंने उस चीज को पूछा था। इंडियन पोस्ट discontinues registered small packet for goods with registration limited to document only item। तो अब क्या है कि रजिस्टर्ड जो स्मॉल पैकेट्स आती थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है। किसके थ्रू नहीं आएगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने कहा है कि नॉर्म उनके नॉर्म्स के थ्रू अब नहीं आएगी, ठीक है। ये भी एक न्यूज़ है। तो अगर कभी अरे क्या बंद हुआ है तो ये पता हो हमको। आरबीआई ग्रांटेड फाइनल ऑथराइजेशन टू ब्रिस्क पे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई ने ग्रांट किया है फाइनल ऑथराइजेशन ब्रिस्क पे ठीक है। ये प्रोसेस बैंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है। प्रोसेस कंपनी है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है कि मतलब इंडिया से पेमेंट फॉरेन में जाए। टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? जैसे कि हम मिंत्रा खोलते हैं, तो जब मिंत्रा पे हमको बहुत सारा ऑप्शन दिखता है कि आप कैश से पे कर दो, यूपीआई से पे कर दो, या फिर आप क्या कहते हैं नेट मतलब कार्ड से पे करो। तो ये सारा जो ऑप्शन जो लोड करता है, तो इस ये वाला जो पेज है, इस पे जो ऑप्शन आता है ये पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू आता है, ठीक है। इनेबलिंग इट टू फैसिलिटेट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड पेमेंट फ्लो। इनवर्ड और आउटवर्ड का क्या मतलब है? गाइस आई हैव मार्क्ड ऑल दिस अलोन। ये कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है, इसे मैंने खुद अलग अलग कलर से करके रखा है ताकि मेरे को आपको समझाना हो तो प्लीज ये सब ध्यान देना। इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो यानी कि एक्सपोर्ट आएगा हमारे एक्सपोर्ट जा आएगा तो हाँ वो हो जाएगा इनवर्ड, और हम अगर सॉरी इंपोर्ट आएगा तो हो जाएगा इनवर्ड, और एक्सपोर्ट जाएगा तो हो जाएगा आउटवर्ड। बोथ अकाउंट्स आर, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमको अकाउंट supposed to maintain separately so that separate export and import could be recorded supporting inward export collection। कितना का पेबल है? अप टू 25 लाख पर ट्रांजेक्शन। तो ये जो आरबीआई ने ब्रिस्क पे को लॉन्च किया है, इसमें 25 लाख तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसका ट्रांजैक्शन और इसका ट्रांजैक्शन अलग अलग मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ यू विल सी कि इतना बड़ा कैसे याद होगा, नहीं करना है। मैं इसमें से लाइन बता दे रही हूँ। एआईएफ का जो एसेट है वो 28,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ तक चला गया है, ठीक है। किसके थ्रू गया है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के थ्रू गया है। कितना? 49% पर है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ कि यानी कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ, इसी प्रॉफिट का कुछ अमाउंट को वापस हम लगा दिए, ठीक है। और फिर ये मार्केट में गया, फिर इसमें प्रॉफिट हुआ, फिर इसमें से कुछ पैसा लगा दिए, फिर उससे प्रॉफिट हुआ, तो इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़। दे आर रूल्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। इसके बारे में मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि एआईएफ क्या होता है। इसमें 3 तरह के फंड्स होते हैं। एक होता है कैटेगरी 1 फंड जो वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि कोई भी नई कंपनी है जिसमें थोड़ा रिस्क है, तो लेकिन अगर ये आगे ग्रो चल जाएगी तो बहुत प्रॉफिट भी होगा, तो ये वेंचर कैपिटल होता है। फिर यहाँ कैटेगरी 2 फंड्स है, ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होता है। प्राइवेट हम इक्विटी वर्ड जानते हैं, ओनरशिप के लिए होता है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं, तो इनके इनमें जो इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं एआईएफ। तो ये इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इसका एक पार्ट अब मेरा होगा, 10%, 12%, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है इसमें होता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स, यानी कि बाइंग अ कंट्रोलिंग स्टेक, यानी कि अब इसमें मेरा एक पार्ट है। इन्हें वेल नोन लॉजिस्टिक कंपनी और रियल एस्टेट फंड, यानी कि एक एंटायर बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए मैंने खरीद ली। लेवरेज इसमें सिर्फ अलाउ है डेली ऑपरेशन के लिए। तो लेवरेज क्या होता है? बोरोड मनी, ठीक है। ये मैं हर टर्म्स बता रही हूँ, फिर आप ये आराम से पढ़ लोगे। मेन न्यूज यही था कि 15,000 से 28,000 से 15 लाख करोड़ बन चुका है। और थर्ड क्या होता है? कैटेगरी 3 एआईएफ। ये क्या होता है? ये बोरो कर सकता है मनी ताकि रिटर्न करे। मान लो कि मेरा कैपेबिलिटी है 20 के करोड़ को ही लगाने का, पर हम मार्केट से लेके 50 के करोड़ लगा लिए,
अब या तो मेरा अगर रिस्क है ही, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये 50 के करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, और लॉस हो गया तो फिर अपने पे बात आ जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि उन्हीं लोग को करने के लिए बोलिए, इसमें मैनेजर का स्किल्स लगता है। अब ये ओपन एंडेड होता है, यानी कि आप इसको कभी भी खरीद लो, कभी भी बेच लो। कैटेगरी 3, लेकिन 1 2 में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, बस यही था इस न्यूज में। दूसरा है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एआईएफ का 28,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गया, एंड पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज एआईएफ, तो फिर उनको क्या समझ में आएगा? तो रेडिफ, तो फिर यहाँ समझते हैं। रेडिफ.com इंडिया लिमिटेड है, ये सब्सिडियरी है इन्फीबीम्स एवेन्यूज लिमिटेड का। देखो, एक होता है सब्सिडियरी, एक होता है होली सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब होता है कि एक पार्ट है, हमने खरीद रखा है। होली वन का मतलब है कि हमने उस पूरी उस कंपनी को हम ही खरीद के रखे, हम ही उसके मालिक है। तो यहाँ क्या लिखा, सब्सिडियरी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का, रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। जो ऑनलाइन एप्स हम यूज करते हैं वो होते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। इट अलाउज मनी टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक वर्ल्ड टू अनदर विदाउट नीडिंग अ क्रेडिट कार्ड और मिडिल मैन। तो न्यूज बस यही है कि rediff.com जो है अब सब्सिडियरी इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का है, इसने फाइनल अप्रूवल ले लिया है ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, और इंडिया का पहला ऐसा यूपीआई पे जो फाइनेंशियल वेलनेस पे ध्यान दे रहा है। फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब है कि आप ध्यान से खर्च कीजिए, इसको ये मैनेज करता है। और इसमें ट्रांजैक्शन भी मैं बता रही हूँ, पी टू पी कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें मैं अपने दोस्त को पैसे भेज रही हूँ एक गूगल पे के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पी टू पी ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन। एक होता है पी टू एम ट्रांजैक्शन, ये हो गया हम मिंत्रा को मतलब पेमेंट कर रहे हैं, पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, उसके बाद ये पी टू पी पेमेंट और पी टू एम पेमेंट किसके अंदर कवर होता है? ये ए टू ए के अंदर कवर होता है। ए टू क्या हो गया? अकाउंट टू अकाउंट, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने को चीज को हम बोल रहे हैं ए टू ए, और इसके अंदर दो तरीके से हम भेज सकते हैं, या तो पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एट A2A is the systemic procedure to complete P2P transaction. P2M is person to merchant business transaction. P2P collect request feature. तो मैंने कहा था ना कि जीपे पे, गूगल पे पे जैसे आ जाता था सीधे सीधे कि मैं आपके अकाउंट से 2K ले लूं, मतलब ऐसे ऑप्शन। मान लो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो और आपने गलती से क्लिक किया तो आपका पैसा कट जाएगा। इसके थ्रू बहुत सारा फ्रॉड होने लगा था। तो ये जो P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर है ना, ये बंद कर दिया गया। तो अब पर्सन टू मर्चेंट से तो आ सकता है, क्योंकि जैसे मिंत्रा पे आप कुछ गूगल पे पे डालते हैं कि हम पेमेंट लेंगे, वो आपके गूगल पे पे नोटिफिकेशन आता है, राइट? तो वो आता रहेगा, लेकिन आपका दोस्त ये काम आपके साथ नहीं कर सकता। और मर्चेंट के लिए 1 लाख तक पर डे कैश विड्रॉल्स अलाउ है, मर्चेंट्स के लिए, मेरे आपके लिए नहीं। और सॉरी, क्रेडिट अप्रूवल है 1 लाख तक का, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप अकाउंट से 1 लाख तक ले सकते हो, और उसमें रख सकते हो, और 10 के उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बाद है आरबीआई रिलीज किया है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज। आरबीआई रिलीज किया रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में बताया गया। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि टोटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कवर करता है, जिसमें पेरेंट कंपनी, उसके सब्सिडियरी, सब कुछ एक जगह कि कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें एससीबीज जो है, हमने सारा चीज बैंकिंग का पढ़ लिया, तो अब हम इसमें आगे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, जिसमें से आरआरबी को हटा दिया गया है, इनका ग्रोथ हुआ है कंसोलिडेटेड 11.2%। पब्लिक सेक्टर बैंक का हुआ है डिक्लाइन 54.9%। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस हो रहा है, इसका ये मतलब है कि ग्रोथ धीरे हो गया है। और प्राइवेट बैंक्स का हो गया है 37% से मॉडरेशन, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट जो है, दैट इज द नंबर ऑफ रिपोर्टेड बैंक फ्रॉड, तो कम हो गया है, लेकिन जितना ही बैंक फ्रॉड हो रहा है वो इतना ज्यादा अमाउंट का हो रहा है कि अमाउंट बढ़ गया है।
तो फ्रॉड मान लो 10 होता था तो अब 5 ही हो रहा है, लेकिन पहले 10 में ये लोग 1,000 लेता था, अब ये लोग 5 ही में करके 2,000 ले ले रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ किसमें बताया है? आरबीआई की रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना मैस्कॉट न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। इस मैस्कॉट का मतलब होता है कि MOSPI जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका एक लोगो निकला है। लोगो को ही बोलते हैं मैस्कॉट। उस लोगो का इन्होंने नाम रखा है सांख्यिकी। और डिटेल्स मैंने ऐड कर दिया है इसमें कि उस लोगो में अशोक चक्र है। ठीक है, रुपी का सिंबल है। ये आप पढ़ सकते हो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। महाराष्ट्र का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ दिया था तो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे इस बार नाबार्ड में क्वेश्चन आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इसमें ये पढ़ लेना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, और सिडबी बैंक, यानी कि जो बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया है कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, कहाँ पे किया है? उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पे किया है। कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन क्या हुआ, यानी कि इनके बीच साइन हुआ है कि हम फाइंड कर सके कि सिर्फ लेजिटिमेटेड इनफॉर्मल बिजनेस को ही फॉर्मल क्रेडिट मिले, यानी कि जो लोग सक्षम नहीं है उनको ही हम फॉर्मल क्रेडिट दे, इससे गलत फायदा लोग ना उठाए जिनके पास पहले से है। ठीक है, तो उस चीज का असेसमेंट देखने के लिए, स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए ये हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रशेखर, हर किसी का नाम मैंने बस इसलिए ऐड किया क्योंकि आप पूछ ले रहा है, जैसे इस पर आरटीआई में क्वेश्चन कर लिया था इस पे कि अश्विनी कुमार जो है, या अश्विनी यादव, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, आई डोंट रिमेम्बर, आई मीन, तो उन्होंने उनका मतलब मिनिस्ट्री पूछा था। तो डॉक्टर चंद्रशेखर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो उन्होंने लैंड स्टैक पोर्टल लॉन्च किया है। लैंड स्टैक पोर्टल यही है कि डिजिटल लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जिसमें हम पायलट लोकेशन ऑफ यूटी मतलब चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, मार्क करने के लिए कि हाँ अब लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटल रिकॉर्ड के अंदर है। तो डिजिटल रिकॉर्ड का एक लैंग्वेज होता होगा, वो लैंग्वेज कैसे आएगा? तो वो लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए इन्होंने एक ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स भी लॉन्च किया है, ताकि लोग उसको पढ़ के समझ भी सके। ठीक है, बाकी यहाँ मैंने इसको, ये लॉन्च हुआ है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, DIL-RMP, ये अलग से मैं स्कीम कवर करूंगी पूरा, हालांकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, बल्गेरिया हैज अडॉप्टेड द यूरो एज इट ऑफिशियल करेंसी, इतना इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने क्या रिप्लेस किया है? बल्गेरियन लीव। इस पर इतना कॉमन कॉमन क्वेश्चन आया था ना, बस इसलिए मैं ये सब भी इंक्लूड कर दिया। आरबीआई रिलीज किया है फाइनल गाइडलाइंस रिस्क वेट नॉर्म्स का, ये हमने फाइनेंस में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हर बार नहीं समझाया जाएगा। फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्वॉल्व इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, रिस्क वेट नॉर्म फिर से बता दे रही हूँ, जो हमने अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, CRAR है, तो उसके लिए हम इक्विटी में जो पैसे रखते हैं वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि हर सामान जिसका हम लोन देते हैं तो हर लोन पे एक रिस्क होता है, तो उस एसेट का जो रिस्क है उसको ही हम रिस्क वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस पे लगाया गया है? NBFC पे लगाया गया है। तो NBFC को बोला गया है कि मान लो कोई एक सामान का अगर 2% मतलब 100% लोन लिया, तो 2% अगर उसमें से रिटर्न कर दिया, तो वो लोन किसमें? 75% रिस्क के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब होना चाहिए 2 लौटा है तो 98 होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट बोला नहीं, 75 रिस्क में आ जाएगा। अगर मान लो कि 5% तक लौटा दिया, तो वो 95% का रिस्क नहीं होगा, उस पर अब सिर्फ 50% का ही रिस्क होगा। ठीक है, ये किसके लिए लगा है? NBFC के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है,
सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इंडिया का पहला एनबीएफसी है। एनबीएफसी अभी हमने पीछे पढ़ा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये इसमें याद रखना है। ये एक बेसिक न्यूज़ है। आई डोंट थिंक दे आर गोना आस्क दिस मच डिटेल, बट आई स्टिल एडेड। तो बस इन्होंने 3 प्रोजेक्ट पे 4,300 खर्च किया कब? 51st बोर्ड मीटिंग पे। आशिका ग्रुप को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है। ऑथराइज्ड अप्रूवल और इन प्रिंसिपल अप्रूवल में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि ऑथराइज्ड अप्रूवल बोलता है कि अब ये काम पक्का होगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलता है कि ठीक है, आप इतना और काम कीजिए, हम अभी अप्रूव कर दिए, पर इतना करने के बाद आपको ऑथराइज्ड अप्रूवल मिलेगा। तो इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है कि आप आशिका म्यूचुअल फंड बनाइए। अगर आप सारा रूल्स को कंप्लाई करेंगे तो हम आपको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना देंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है? ये ऑपरेशनल बैकबोन है म्यूचुअल फंड्स का। केनरा बैंक अपना नया सीईओ हायर किया है, हर्षदीप सिंह अहलूवालिया, बट ये सिर्फ अभी 3 ही महीना के लिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और टाटा का अपना मुंबई मैराथन होगा अभी, तो उसके 21st एडिशन में एंड्रे द ग्रेसे कनाडा से जो है उनको इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत सारा कवर हो सकता है, और क्योंकि इसमें टाटा इन्वॉल्व है, इसलिए बस मैंने इसको लिख दिया। 2026 जनवरी में इंडियन आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके अंदर 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का ईयर बोला है। फिर क्या इंडियन आर्मी ने रेडियो संगम लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर जयशंकर जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास कैंपस चेन्नई में लॉन्च किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। अभी हमने समझ लिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 4,100 करोड़ का किसको? तेलंगाना गवर्नमेंट को, फेज 1 के लिए। किसके लिए? मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। मूसी रिवर को मुचुकुंदा या फिर मुसुनूरू रिवर भी बोलते हैं। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। SEBI has notified phased rollout of a revised net worth requirement for existing merchant bankers. The regulation are now called the SEBI Merchant Banker Amendment। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, समझ लेते हैं। तो क्या दो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सॉरी मतलब मर्चेंट बैंकर्स के लिए ये आया है रूल्स। मर्चेंट बैंकर्स में 2 कैटेगरी आता है, कैटेगरी 1 और दूसरा कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 वाले को बोला गया है कि आपको अपना नेटवर्थ जो है जनवरी 2027 तक 25 करोड़ करना है, और फिर 2028 तक 50 करोड़ करना है। दे मस्ट बी अर्निंग दिस मच, इसलिए इनके लिए ऐसा रूल बना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जिसके पास 2 करोड़ होगा वो कैसे करेगा, नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा ही होगा। फिर उसमें बोला गया है कि वो जो आप इनकम डबल करोगे उसमें से आपको लिक्विड नेटवर्थ रखना है, यानी कि इन कैश रखना है पैसा। और वो जो पैसा है आपका वो इनकम्बर्ड होना चाहिए। इनकम्बर्ड मतलब होना चाहिए कि वो पैसा किसी से लोन लिया हुआ नहीं हो, उस पैसा पे कोई कोई दूसरा हक नहीं ले सकता। वो टोटल एंड टोटल आपका पैसा है, कभी भी आप उसको खर्च कर सकते हो, स्पेंड करने लायक पैसा है। ठीक है, तो इस कहा गया है कि उस 25 करोड़ में से आपको 6.25 करोड़ रखना है लिक्विड कैश में 2027 तक, और उसको 12.5 करोड़ करना है 2028 तक। कैटेगरी 2 वाले को बोला गया है 7.5 करोड़ और 10 करोड़ अपना नेटवर्थ अक्रॉस में रखने के लिए, और उसमें से 1 करोड़ और 2.5 करोड़ को लिक्विड में रखने के लिए। यानी कि 7.5 करोड़ वाले को 1 करोड़ रखना है और 10 करोड़ वाले को 2.5 करोड़ रखना है। जो मर्चेंट बैंकर्स मतलब किसी का जैसे काम करते हैं, तो ये बोलते हैं ना कि हाँ आप मार्केट में पैसा लगा दो, अगर आपको लॉस होगा तो मैं कवर कर दूंगा। तो बोला गया है कि वो जो आप लगाने बोल देते हो वो आपके ओरिजिनल इनकम से 20 टाइम्स ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मान लो कि हम 2 रुपए अगर लेते हैं, तो हम जब बोलेंगे तो हम 40 ही उसको लगाने बोल सकते हैं। ठीक है, मर्चेंट बैंकर को अब एक चार्टर अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा।
फिर से भी ये भी बोला है मिनिमम रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, 25 करोड़ कैटेगरी 1 को और 5 करोड़ कैटेगरी 2 को, कितना 3 साल में। एनएसआईएम का सर्टिफिकेशन इनके लिए पूरा मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो फिर आपका लाइसेंस आपसे ले लिया जाएगा। ऑल्सो इसके लिए टाइम दिया जाएगा। MB have been restricted to manage any public issue where a director, other key manager person or the ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे आपका अपना घर वाला रिलेटिव मर्चेंट बैंकर का है, वहाँ वो 0.1% ही पेड अप शेयर कैपिटल यानी जो भी उनका कैपिटल लगा हुआ है उसमें वो कर सकता है, यानी कि और उसका भी 0.1%, जैसे नहीं कि मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ हो उसका 1% तो ज्यादा हो जाएगा, तो बोला नहीं, उसका कैप भी 10 लाख तक गवर्नमेंट बोल दिया है कि उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। फिर ये आईसीआईसी बैंक ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम डाला। अभी हमने बताया कैपिटल गेन्स अकाउंट क्या होता है, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट से ही अपने प्रॉफिट से ही फिर से इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, किस पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, यानी कि मान लो कि एक मेरा घर था, हम घर बेचे, घर बेचने के बाद हमको पैसा आया, अब हम उस पैसा पे टैक्स लग जाएगा, राइट? तो वो टैक्स से बचाने के लिए अगर हम इस अकाउंट में डाल देंगे आईसीआईसी के, तो वो पैसा अगले 3 साल के लिए सेफ रहेगा। और उस पैसे को रख कैसे सकते हैं? हम एक सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं, दूसरा हम फिक्स टेन्योर एफडी में रख सकते हैं। ठीक है, एफडी में हम कैसे रख सकते हैं? क्यूमुलेटिव तरीके से या नॉन क्यूमुलेटिव तरीके से रख सकते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट आया वापस से री इन्वेस्ट हो गया। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि एक बार निकल गया फिर आपने उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। कहीं और इन्वेस्ट करने का मतलब है कहाँ? किसी प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल लैंड में, या फिर कोई दूसरे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अगर 3 साल के अंदर आप नहीं कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे तो फिर वो टैक्स करने के लायक बन जाएगा। कौन लॉन्च किया? आईसीआईसीआई। किसके अंदर? कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसाफ ने कार्तिकेन मनिकम को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉन्च किया है, किसके लिए? बैंक ऑफ इंडिया के लिए। आई थिंक 25 न्यूज इज राइट नाउ गुड। मैं ज्यादा वीडियो एक्सटेंड नहीं करूंगी, ये हम वीक 1 पार्ट 1 की तरह पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, इट इज अ बिग वन, मुझे ये समझाना पड़ेगा पूरा अच्छे से, इसलिए इसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आई होप जितना मैंने समझाया अच्छे से समझ में आएगा, पीडीएफ दे दूंगी, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।